हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले मैंने जो लेक्चर 1 कर लिया था ना, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसमें पहले मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। ठीक है, फिर क्वांटिटेटिव में मैंने कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात की थी और परसेंट ऑफ डब्ल्यू बाय वॉल्यूम की बात की थी। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये टर्म्स में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ये सब टर्म बहुत इजी हैं, फट समझ जाओगे। लेकिन ये जो दो टर्म होते हैं ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट के मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं। इसी पे सारा लेखा जोखा है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए ये सारे टर्म क्योंकि सब में वॉल्यूम सब में वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम फट से देख लेते हैं व्हाट इज दिस लेक्चर नंबर 2 में। तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी को समझने के लिए अगर हमें एक एग्जांपल ले कि 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो इससे हम समझते क्या है? बेसिकली मोलैरिटी ना हमें सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट कितना है हमारा सॉल्वेंट में। ठीक है, अब देखो मैं इसे अच्छे से बताऊंगी कि अगर यहाँ पे लिखा है 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो एक्वस है, जहाँ यहाँ पे जो सॉल्वेंट है जो लार्ज अमाउंट में है वो हमारा वाटर है, और जो हमारा कम अमाउंट में है वो हमारा NaOH है। तो हम अगर इस पर्टिकुलर एक जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो सेंटेंस लिखा है उसको अगर हम समझे एक जर्नल वे में, एक डेली लाइफ में, कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हमें कोई भी केमिकल बनाना है, कोई भी प्रैक्टिकल करनी है, कोई भी टाइट्रेशन करना है, अगर हमें बोल रहा है कि 2 मोलर ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन बनाओ, तो वो हम बनाएंगे क्या, वो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम समझते हैं इसमें। तो मोलैरिटी 2 मोल ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब कि जो मोलैरिटी होती है ना स्टूडेंट्स, मोलैरिटी डिफाइन कैसे होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना मोल प्रेजेंट है। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो ग्राम में नहीं इसमें बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी कम अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसका मोल प्रेजेंट कितना है हमारा लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर की बात हो रही है यहाँ पे। हम डिफाइंड ही इसको 1 लीटर के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन, ये एक मैंने कंटेनर लिया, ये एक बीकर लिया, ये 1 लीटर का है और इसका जो सॉल्यूट का जो मोल है वो 4 है। तो इसका जो होगा मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी अभी मैंने बताया था 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट होगा वो उसकी उतनी मोलैरिटी होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, पेन नहीं चल रही मेरी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में 4 नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये 4 मोलर हो गए। और क्वेश्चंस देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक बीकर है, इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। हम हमेशा बात करते हैं मोलैरिटी को 1 लीटर के रिस्पेक्ट में कि उसका जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 0.5 है, इसलिए 0.5 मोलर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक बीकर है, उसमें वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की वो 2 लीटर है और नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 है। लेकिन हम हमेशा पता है कि जो मोलैरिटी होती है वो हमेशा 1 लीटर के लिए डिफाइंड होती है, 1 लीटर के लिए डिफाइंड होती है। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 2 लीटर अगर एक नंबर ऑफ सॉल्यूट है तो 1 लीटर में हम 0.5 नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के। तो जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स होंगे वही हमारी मोलैरिटी है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल हमारा मोलैरिटी। और क्वेश्चंस देखो कि जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन है, वॉल्यूम जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो 500 है और हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट 5 है।
अब देखो, अभी मैंने बताया था कि जो मोलारिटी होती है वो हमेशा 1 लीटर के लिए डिफाइंड होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 500 दिया है और 1 लीटर में 1000 होते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे कि 500 में अगर 5 नंबर ऑफ सॉल्यूट है तो 1000 ml में 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, तब ना ये 2 से इंटू होगा, तब ना जाके यहाँ पे 1000 होगा, तब ना 1 लीटर के लिए डिफाइन कर पाएंगे हम। तो इसमें भी 2 से कर देंगे तो हमारा 10 मोलर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये 10 मोलर हो गया। अब जैसे इसका जर्नल फार्मूला देख लो कि हम हमेशा जो बेसिक 11th-12th में पढ़ते हैं व्हाट इज़ मोलारिटी, तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि मोलारिटी इज़ नन ऑफ दैट वी कैन डिफाइंड एज कि नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स के वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमें ml में दिया है तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन दैट द 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसमें 20 ग्राम NaOH दिया है और हमें क्या दिया, हमें जो है हमें सॉल्वेंट, एक मिनट, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन द 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि मोलारिटी, तो हमें मोलारिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखो क्या दिया, हमें वॉल्यूम दे दिया है लीटर में, मिलीलीटर में दे दिया हमें वॉल्यूम। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड करते हैं कि ये ऊपर जो होता है वेट होता है सॉल्यूट का, और मोलर मास होता है सॉल्यूट का, और इनटू ये हम अगर जर्नली हम निकालते हैं ना किसी भी चीज़ का, मान लो हमें NaOH का वो निकालना है, मोल निकालना है, तो क्या दे, गिवन ग्राम गिवन मास जो हमें दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, और इसका NaOH का 23 होता है, इसका 16 होता है और इसका 1 होता है, मतलब टोटल 40 आया। तो यही हम 40 यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा NaOH का ये जो है ये सॉल्यूट है, यही सॉल्यूट, और सॉल्यूट का हमें मोल फाइंड करना होता है। तो ये तो हम फाइंड कर लिए, तो 20/40, और हमें क्या दिया, हमें वॉल्यूम दे दिया है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का 500 है, तो हमें वो दे दिया, और 1000 इसलिए क्योंकि ml में दिया, लीटर में दिया होता तो नहीं करते, लेकिन अगर ये हमें ml में दिया, हमें लीटर में कन्वर्ट कर तो 1000 से कर देंगे, तो ये हमारा 1 मोलर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो और क्वेश्चन कि एक ना जर्नल हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रैक्टिकल लैब जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल लैब जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि आप 2 मोलर एक्वस का NaOH का सॉल्यूशन बनाओ 250 ml में, या फिर ऐसे कुछ बनाओ कि ना कि 5 मोलर बनाओ 500 ml में, NaOH सॉल्यूशन बनाओ, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम मोलारिटी की मदद से डिफाइन करते हैं। ये अगर हमें पता रहेगा तो अगर तुम हायर क्लास में हो, इफ़ यू आर इन अ ग्रेजुएशन, इफ़ यू आर एन MSc या फिर PhD कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हें ये लैब में, इफ़ यू आर अ रिसर्चर ना, तो तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि कैसे ये बेसिक चीज़ें, कितने मोलर का तुम कंसनट्रेटेड का तुम कितना सॉल्यूशन बना सकते हो। तो हम अभी ये देखते कैसे होगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में प्रिपेयर 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन इन 250 ml। अगर हमें ना देखो 250 ml का ना, अगर तुम प्रैक्टिकल लैब में जाओगे ना स्टूडेंट, तो तुम्हें ये कैसा ये मिलता है, ये ऐसे कुछ मिलता है, यहाँ पर निशान होता है, ये 250 ml है। ठीक है, ये 250 ml है, हमें प्रिपेयर करना है इसी में 2 मोलर एक्वस NaOH। तुम इसको कैसे बनाएंगी, तो हमें देखो, अगर हमें ये जो मैंने अभी पीछे बताया ना मोलारिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें ये पता होगा तो तुम फट से ये बना लोगे लैब में। अब देखो कैसे, हमें मोलारिटी 2 ml दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, तो मोलारिटी कैसे डिफाइंड होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो होती है जो मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का
मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि हमें वॉल्यूम जो दिया है सॉल्यूशन का वो 250 ml है, इसलिए हमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो अब देखो हमें 2 मोलर दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है, हमें सब दिया है, तो हमें एक्चुअल में पता चल गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूट 0.5 रिक्वायर्ड है। अब 0.5 रिक्वायर्ड है तो हमें एक्चुअल में NaOH मिलाना कितने अमाउंट में है इसमें, वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, कितना वेट हमें पाउडर फॉर्म में NaOH को मिलाना है वो वेट हमें पता चल जाएगा, तो हम बना लेंगे 250 ml में पानी मिला के। तो क्या होता है, हमें 0.5 दिया हुआ है और NaOH का तो 40 होता है वेट, ऊपर अभी कैलकुलेट किया था 23 + 60 + 1, तो ये 40 हो गया। और वेट क्या है, 20 ग्राम। समझ में आया? तो ये अगर हम 250 ml वाटर में ना स्टूडेंट्स, 250 वाटर में अगर हम 20 ग्राम NaOH मिलाएं तो हम 2 मोलर एक्वस NaOH बना सकते हैं। तो एक छोटा सा टर्म था, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें तो लैब में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। हमने मोलैरिटी समझ ली, अब हम नॉर्मेलिटी समझेंगे। तो हमें, आपको ऐसा लगता होगा कि हमें नॉर्मेलिटी मिल गई, नॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, अगर वी हैव नो ना कि मोलैरिटी है तो हमें नॉर्मेलिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वी आर यूजिंग सच अ टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमें उस टाइम पे नॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मेलिटी कैसे ज़रूरत पड़ती है अभी बताऊंगी। टू फाइंड द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस, एसिड बेस की जो होती है अननोन कंसंट्रेशन, उसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होती है, तो हम एसिड बेस टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। और उस एसिड बेस टाइट्रेशन में हमें जो होता है पता लगाना होता है कि जो अननोन एसिड है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके लिए नॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कैसे पड़ती है, तो पहले अभी ये समझो कि पहले केस 1 लो, HCl वर्सेस NaOH। यहाँ पे HCl एसिड है, NaOH बेस है। अब आपको पता होगा कि HCl एसिड किसको कहते हैं, जो H+ दे सके, NaOH बेस किसको कहते हैं, जो OH दे सके। तो ये हमें सेल्फ प्रिपेयर हमें मिला होता है ये। ठीक, अब देखो ये इसमें क्या है ना, इसमें हमें बेस की जो होती है ये हमें स्ट्रेंथ पता होती है, कंसंट्रेशन पता है, इसमें ये नोन है, और इसमें एसिड की अननोन है। आप चाहो तो इसको नोन कर लो, इसको नोन कर लो, इसको अननोन कर लो, लेकिन मैंने केस फर्स्ट दिया समझाने के लिए, इसको नोन किया, इसको अननोन किया। ठीक, अब देखो ये एक पूरा सेटअप होता है टाइट्रेशन का, आपको पता ही होगा, ब्यूरेट होती है, ये एक आपका फ्लास्क होता है, ये स्टैंडिंग होती है, ये सब आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। ये क्या होता है, अननोन कंसंट्रेशन। ये एक बीकर है, ठीक, इसमें 50 ml HCl है और इसमें से मैंने 10 ml एसिड इसमें से ले लिया। ठीक है, हमें 10 ml एसिड इसमें लिया है, 10 ml मतलब हमें वॉल्यूम हमें एसिड का पता है। ठीक है, ये पिपेट की मदद से। अब क्या है, इसमें हम 50 ml NaOH इसमें भर दिए, ये ब्यूरेट होती है, इसमें मैंने भर दिया, और इसमें जो NaOH की मैंने बोला ना, इसका जो है कंसंट्रेशन पता है, तो इसमें इसकी मोलैरिटी पता है, मतलब वही बात, इसमें हमें पता है कि ये 2 मोलर का लिया है, इसमें हमें इसकी मोलैरिटी भी पता है, इसमें इसका वॉल्यूम भी पता है कि मैंने इसमें 50 लिया है। लेकिन अब देखो इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी रिएक्शन हो चुकी है, जो होता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका, न्यूट्रलाइज हो चुका, एंड पॉइंट आ चुका, इसलिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें 10 ml एसिड लिए, ये बेस है, ये बेस तब तक जाएगा, तब तक न्यूट्रलाइज होगा जब तक एसिड की सारे H+ और OH- रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज ना हो जाए। और ये इंडिकेटर इसलिए डालते ताकि हमें पता चल सके कि जितना H+ है वो OH- सब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, इसलिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं।
तो मान लो कि मैंने 50 है तो हमें 20 ml मैंने यूज़ किया, तो हमें बेस की वॉल्यूम भी पता चल गया कि बेस की वॉल्यूम यहाँ पे 20 है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 है, और हमें सिर्फ और सिर्फ एसिड का वॉल्यूम पता है। हमें एसिड का नहीं पता कि वो कितना मोलर है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, हमें नहीं पता। अब हम उसको निकाल लेंगे। अब देखो ये रिएक्शन है, HCl और NaOH रिएक्ट किया, वो सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया न्यूट्रलाइज होके। इक्विवेलेंस पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाता है, मतलब सारे H+OH- खत्म, एकदम न्यूट्रलाइज हो गए। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो H+ हम 1 मोल लिए, NaOH हम 1 मोल लिए, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की क्या है कंडीशन, कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड के उतने ही नंबर ऑफ मोल्स हैं बेस के, मतलब कि H+ का जो जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है उतना ही OH- है, तभी ना वो न्यूट्रलाइज हुआ। इक्विवेलेंस पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ना पहले आता है, इक्विवेलेंस पॉइंट उसके बाद में आता है। HCl वर्सेस NaOH। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि जो नंबर ऑफ मोल्स एसिड के हैं, नंबर ऑफ बेस जो है मोल्स है, वो दोनों इक्वल है इसके केस में। अभी एक ऐसा भी केस आएगा कि जिसमें जो होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं भी होंगे, वो केस 2 में है, वो मैं बताऊंगी आगे के लेक्चर्स में। अब देखो HCl वर्सेस NaOH। अब हमें जो होगा मोलारिटी फाइंड करनी है NaOH की। मोलारिटी क्या होती है NaOH की? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ, इसमें भी मोलारिटी हमें HCl की फाइंड करनी है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl वॉल्यूम कितनी होगी लीटर में। वही बात है, मोलारिटी ऐसे ही डिफाइन करते आए हैं पीछे अभी तक, ठीक। यही चीज़ है। तो हम मोलारिटी, अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एसिड के, तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ गया। अब हमें वही नंबर ऑफ मोल्स चाहिए बेस के, तो हम इधर इसको भेजेंगे, आ जाएगा। तो क्या हो गया? क्यों आपको लग रहा होगा कि मैं नंबर ऑफ HCl और नंबर ऑफ NaOH क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इक्विवेलेंस पॉइंट है। इक्विवेलेंस पॉइंट में इसमें नंबर ऑफ जो मोल्स है एसिड के, वो नंबर ऑफ बेस के इक्वल है। समझ में आया? इसीलिए। तो अब क्या हो गया? तो हम दोनों को इक्वल रख दिए, क्योंकि HCl और NaOH का ये सब इक्वल है, इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल रख दिए। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। देखो ये जो है ना, ये जो है जो एसिड का जो सॉल्यूट, जो एसिड का जो इसमें मोल है, ये वो है। अब यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ, शायद कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक, तो ये और ये इक्वल है, क्योंकि हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे इक्वल है। इक्वल कर दी, M1V1 इक्वल्स टू N2V2, एसिड बेस है ये। अब देखो, अब ये तो हमें पता चल गया। तो अब देखो क्या होगा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि हमें V1 पता है कि 10 ml लिया, M2 का पता है कि मैंने M2 2 मोल लिया, ये 20 लिया। तो हम अब इसकी एसिड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, एसिड की मोलारिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। अब आगे देखो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है। जो एंड पॉइंट होता है ना, वो कलर चेंज करता है और वो कलरलेस भी हो सकता है। और ये एसिड जो होता है, ये मोलर है, ये अननोन हो सकता है, ये वॉल्यूम है, ये 10 ml है। ये बेस है, बेस हमें यहाँ पे क्या है, देखो ये एसिड है, तो एसिड में जो होता है ये हमारा मोलर अननोन है। हमें यही तो फाइंड करना है इस फॉर्मूले की मदद से। और जो वॉल्यूम है वो 10 ml है, और जो बेस है ये 2 मोलर है, और ये वॉल्यूम जो यूज़ है वो 20 मोलर है। मैंने बताया ना पीछे मैंने यही बोला कि हम वॉल्यूम 20 ml है और इसका जो मोलर है वो 2 ml। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है अलग से। और मैंने फाइंड की M1V1 इक्वल्स टू M2V2,
m, वॉल्यूम हमारा 10 ml था तो हमें लीटर में करने इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ा, इक्वल्स टू 2 इंटू 20 हमारा 20 हमारा यूज़ हुआ था यहाँ पे 20 ml, तो 20 ml इंटू अपॉन में 1000 इसलिए किया है क्योंकि ये लीटर में है, ठीक है। तो हम मोलारिटी यहाँ पे मोलारिटी ऑफ एसिड इज़ 4 मोलर, ठीक। अब और देखो, ये तो हम मोलारिटी निकाल लिए। अब मैं ऐसा चीज़ बताऊंगी कि आप अभी सोचोगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर केस है। हम इसे जनरलाइज फॉर्म में, नॉर्मेलिटी का एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट, उसको वैसे समझेंगे। अब देखो केस 2 में H2SO4 वर्सेस NaOH बेस, इसमें भी एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल 1 मोल है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट होगा जो कि ट्विस्ट में आगे बताऊंगी। केस फर्स्ट में हम ये जनरल क्राइटेरिया था कि HCl वर्सेस NaOH, ये एसिड है ये बेस है। एट इक्विवेलेंट पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन कैसे हुआ, 1 मोल ये कट गया, ठीक। अच्छा, ये तो मैं समझना कि ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है मोल का वही मोलारिटी है। मोलारिटी और मोल में अंतर होता है, इतना याद रखना। ये जो है ये 1 मोल है, ठीक। मोल और मोलारिटी में अंतर होता है, इसीलिए ये 1 मोल है और मोलारिटी हमारी 4 आई है। मोल और मोलारिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। मोल को हम डिफाइंड करते हैं, मोल को जो डिफाइन करते हैं वो हम वेट कितना लिए हैं और हमारा मोलर मास कितना है। और मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी वो होती है कि हम 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट लिए हैं, ठीक। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अब केस 2 देखेंगे। केस 2 में मैं आपको ये वाला जो है ना H2SO4 NaOH वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी 1 घंटे की चली जाएगी वीडियो, क्योंकि ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि H2SO4 वर्सेस NaOH है, इसमें जो होगा एसिड ये बेस, इसमें भी हम जो नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल लिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे H2SO4 में 2H+ है, यहाँ पे 1 OH है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। वो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि ये 2H+ ये 1 OH है, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन ही एसिडिक हो जाएगा, ये न्यूट्रल नहीं होगा। तो हम कंक्लूजन यही निकालेंगे कि एंड पॉइंट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जो एसिड का मोल जो है, एसिड का मोल और जो बेस का मोल है, वही सिर्फ केस 1 के लिए वैलिड करेगा। केस 1 कौन सा था, जिसमें कि सिर्फ एक ही H+ था और एक ही OH- था, जैसे कि इस वाले केस में एक ही H+ एक ही OH-। लेकिन केस 2 में क्या हो गया कि 2H+ और एक OH-, तो चीज़ें यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगी, ये भी चीज़ें इक्वल नहीं होंगी। अब यहाँ से जो फैक्टर आएगा ना वो n फैक्टर आ जाएगा। तो अब n फैक्टर बताएगा कि एक्चुअली ये n फैक्टर कैसे इस पूरे जो एसिड बेस टाइट्रेशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो पूरा ये बताएगा एसिड बेस टाइट्रेशन को। और उसके बाद हम इसके बाद ही हम पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी का टर्म पढ़ेंगे कि हमें आखिर नॉर्मेलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय।